नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। खबरें तो पिछले कई दिनों से चल रही थी कि जिस तरह से 2024 का जो लोकसभा का रिजल्ट आया और जिन जिन पार्टियों को इसमें करारी हार मिली, कहीं ना कहीं वो पार्टियां समीक्षा की तरफ बढ़ रही थी। और बहुत सारी पार्टियों ने तो ऐसा भी किया है कि उन्होंने पूरी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया और नई तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसी कड़ी में आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने तमाम पदाधिकारियों, जिला स्तर के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में उन्होंने समीक्षा की कि किस वजह से हार हुई, कैसे हार हुई, क्या कैडरों की कमी रही, क्या कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, और काम किया तो कहां कहां किस किस तरह से कमियां रही, ताकि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें मतलब हर चीज को बारीकी से देखकर और आगे तैयारी करके चुनाव में उतरा जाए और पार्टी को मजबूती के साथ से फिर से उत्तर प्रदेश में खड़ा करने के साथ साथ पूरे भारत में खड़ा करने का काम किया जाए। तो आज पार्टी में फेरबदल हुए हैं और पिछले दिनों साथियों आपने जिस तरह से देखा कि 2017 में जब माननीय आकाश आनंद जी को पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया था तो उन्हें धीरे धीरे लोगों के बीच में लाया गया। 19 में उन्हें एक तरह से मतलब प्रचारक के तौर पे, स्टार प्रचारक के तौर पे पार्टी ने इस्तेमाल किया और जगह जगह उनके कार्यक्रम लगाए, लोगों के बीच में उनकी जान पहचान बनाई। तमाम स्टेट में उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया चुनाव पार्टी के लिए, उन्होंने काम भी किया। और उसके बाद में 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और प्लस में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और उसके बाद में 2024 के चुनाव के दौरान आप सबने देखा कि स्टार प्रचारक के तौर पे माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी की तरफ से उतारा गया। और साथियों 2024 में जैसे ही पहले चरण के चुनाव से पहला जो प्रचार राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी का शुरू हुआ वो नगीना लोकसभा से हुआ। और नगीना लोकसभा में जिस तरह से उनके तेवर देखने को मिले, उन्होंने चंद्रशेखर पर भी लेकर कई विवादित टिप्पणियां इनडायरेक्ट रूप से करी। और उसके बाद में जब तीसरे चरण का चुनाव था तो तीसरे चरण के चुनाव वोटिंग से पहले उन्होंने सीतापुर में एक ऐसी स्टेटमेंट दे डाली जिसको कि तमाम तथाकथित लोगों ने ये कहकर उन्हें एक तरह से मतलब उनका दुष्प्रचार किया कि उन्होंने विवादित बयान दिया है। जबकि आकाश आनंद ने जो स्टेटमेंट दी थी वो साफ साफ आप सबने भी सुनी होगी। एक बार मैं दोबारा से अवगत करा देती हूँ कि उन्होंने सीतापुर में क्या कहा था, जिसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। और फिर एफआईआर के बाद में हमने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, पद से मुक्त कर दिया, जो उत्तराधिकारी घोषित किया था उससे भी उनको एक तरह से मुक्त कर दिया। और ये कहा गया कि अभी आकाश आनंद में परिपक्वता नहीं है, जैसे ही उनमें परिपक्वता आएगी उसके बाद उनको पार्टी में अंदर ले लिया जाएगा और उनको कोई कार्यभार भी दिया जाएगा। तो साथियों आकाश आनंद ने सीतापुर में जो स्टेटमेंट कही थी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से 5 साल जब लोग आपके बीच में चुनाव के टाइम में आते हैं और जब वो जीत जाते हैं, वो लोकसभा में पहुंच जाते हैं और 5 साल वो लगातार आपके बीच में नहीं आते, आपका काम नहीं करते, तो इस बार जब वो वोट मांगने आए तो आप अपने हाथ में एक डंडा, एक जूता, एक लाठी तैयार रखना, ताकि जब वो आपसे वोट मांगे तो आप वोट के बदले उन्हें लाठी, घूसा, डंडा दे और उन्हें बताए कि पिछले 5 साल से आप कहाँ थे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी है उनकी रही। उन्होंने एक स्टेटमेंट और भाजपा के लिए बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो ये बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार नहीं है बल्कि ये आतंकवादियों की सरकार है। कुछ इस तरह के तेवर आकाश आनंद जी के हमें 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें देखने को मिले। उग्र रूप से जिस तरह से वो सत्ता पक्ष से लगातार सवाल कर रहे थे और वही सवाल कहीं ना कहीं खले और उसी सवालों के तहत उन पर एफआईआर सीतापुर में हुई और उन्हें उसके बाद पार्टी से मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक थे, खासकर युवा, उनमें बहुत बड़े स्तर पर निराशा देखने को मिली और बहन जी के विरोध में भी काफ़ी लोग उस समय आए और तमाम टिप्पणियां बहन जी को लेकर लोगों ने की कि अभी तो आकाश आनंद तेवर में आए थे और एक युवा अपने तेवर इस तरह से नहीं दिखाएगा तो क्या कोई बुजुर्ग दिखाएगा। तो आज ज़रूरत है इस तरह की राजनीति में, इस तरह के भाषणों की, इस तरह के तेवर की, ये तमाम बसपा समर्थकों का कहना था। लेकिन साथियों जैसे ही आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया, पद से मुक्त किया गया,
बसपा समर्थकों में सन्नाटा छा गया। उसके बाद में लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। जिस तरह से रिजल्ट आया कि अब दोबारा से कुछ नया देखने को मिलेगा, परिवर्तन होगा। और अभी आज हमने देखा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में बड़ी मीटिंग की है, समीक्षा की है, तमाम पदाधिकारियों को उनकी कमियों के बारे में भी बताया, कहाँ कहाँ कमियां रही उसको लेकर भी समीक्षा की है। और फिर से एक बार युवाओं के चहेते आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और फिर से उन्हें पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो सर, जानना चाहूंगी, अभी आने वाले समय में 2 राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं जिसमें कि तमाम अटकलें लगाई जा रही है और उन्हीं चुनावों में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक के तौर पर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या गारंटी है, जिस तरह से उन्होंने पिछले बयान दिए अब वो नहीं देंगे? सभी को जय भीम, नमोदय नीलम जी। और बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि अब क्या गारंटी है कि आगे जो वो ऐसा बयान नहीं देंगे। और जो बयान दिया वो राजनीतिक चुनाव प्रचार में जो है कितना मतलब महत्व रखता है और जो चुनावी जो मर्यादा है, जो चुनाव प्रचार की जो मर्यादा है उसका कितना उल्लंघन करता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो भारत की जनता को जो उन्हें सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार मिला है, तो उस अधिकार को जो है किस प्रकार से भारत की जनता प्रयोग करे उसको ये जो है गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट के माध्यम से। अब जब एक वक्ता जब अपनी बातें रखता है, बोलता है चुनाव प्रचार में, तो उसका उद्देश्य जो है अपने लिए समर्थकों की भीड़ जुटाना, अपने लिए वोट इकट्ठा करना, यही रहता है। अंतिम उद्देश्य का यही है जी। उसका कोई भी ऐसा क्रिमिनल जो मोटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद जो है कोई आपराधिक टिप्पणी कर रहे थे। अपराध अलग चीज़ होता है। आपराधिक जो एक मनोवृत्ति होती है जिसे गिल्टी माइंड कहते हैं, और अपराध करने का उसका उद्देश्य होता है। तो आकाश आनंद का ना तो अपराध करने का उद्देश्य था और ना ही वो गिल्टी माइंड। उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, एकमात्र जो उद्देश्य था वो यही था कि चुनाव प्रचार जो है एक सशक्त तरीके से किया जाए, इफेक्टिव उसमें जो है मीन्स को प्रयोग किया जाए और मैक्सिमम वोटर्स को जो है जो वो बताना चाहते हैं उस बताने के लिए जो एक भावना चाहिए, उस भावना को जो है वो संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे थे। ये जो है उन्होंने किया, जिसमें कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुई वो एक जो कहें कि बदले की भावना वाली कार्रवाई थी। यूपी में योगी जी की सरकार है, आपके ऊपर भी एफआईआर हुई और आपने कौन सा अपराध किया आप जानती हैं अच्छी तरह से। उसमें 9 लोग शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था। हम लोगों ने किसी को छुआ तक नहीं और अटेम्प्ट टू मर्डर का उसमें जो है एलिगेशन लगा के एफआईआर की, 22 दिन तक जो है जेल भेज दिया योगी जी ने। तो ये तो बदले की भावना की कार्रवाई थी। लेकिन जब हम किसी अपराध को तय करते हैं, कोर्ट जब किसी अपराध का निर्णय करती है तो ये देखती है कि उसका उद्देश्य क्या था। क्या वो समाज के लिए खतरनाक था? क्या उसके उकसावे में आकर कोई भीड़ किसी को मारने जा रही थी, किसी पर हमला करने जा रही थी? अगर ऐसा कुछ है तो वो आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक भाषण कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सर, उस चुनाव के दौरान हमने देखा कि भाजपा के तमाम नेता, ये नेत्री कई इस तरह के स्टेटमेंट देते नजर आए कि 400 पार, अगर संविधान को ख़त्म करना है तो 400 पार लाना होगा और जो ये संविधान है ये बहुत पुराना हो गया है, इसको बदल देना चाहिए। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस संविधान के कारण चुनाव लड़ रहा है, सत्ता में जा रहा है, नेता बन रहा है, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही नेता इस तरह से कहते नजर आए, जबकि एक तरह से हम देशद्रोही स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई ही नहीं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन चुनाव वो जो आचार संहिता है उसका हवाला देते हुए आकाश आनंद पर एफआईआर हुई। खैर ये तो सर पुरानी बातें हुई, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से अभी बहन जी ने दोबारा से विश्वास जताया है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक विपक्ष भी खड़ा नजर आ रहा है जो लगातार ये सवाल कर रहा है कि अब आकाश आनंद में ऐसी क्या परिपक्वता आ गई, और वो भी खासकर 40-45 दिनों में, कि दोबारा से उसको पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। तो आप सर इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तरह से चल रहे हैं, एक समर्थक के तौर पे और एक जो विरोधी पक्ष उसके तौर पर। देखिए नीलम जी, जो आपने अभी बात कही कि लगातार जो है सत्ता पक्ष देशद्रोही स्टेटमेंट्स दे रहा था, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहा था, और जो उसके समर्थक हैं, जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं,
उन्हें उसकी स्टेटमेंट पसंद आती है तो उनको उनके पसंद की स्टेटमेंट थी ये जो है जी। और ये एकमात्र स्टेटमेंट नहीं है जो देशद्रोही स्टेटमेंट है। उनकी एक एक एक्टिविटी को उठाकर देखिए आप, जो जो उन्होंने कार्य किए हैं। आप ये राम मंदिर का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि जो राम मंदिर का जो निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन लोगों ने कराया, क्या ये देशद्रोही कार्रवाई नहीं है? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सवाल पर जिक्र नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है, इसलिए हम जो उसका अच्छी तरह से तह तक नहीं जा पाते हैं। तो भारत का संविधान कहता है कि भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। ये जो है भारत की सरकार का कर्तव्य है, देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो जो है अपने भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर आएँ। अब जो मंदिर की जो व्यवस्था है, मस्जिद की व्यवस्था है, चर्च की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं जो हैं क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ख़त्म करने का काम करती हैं? तो जो ये जो कार्रवाई थी, क्या ये देशद्रोही कार्रवाई नहीं है? क्या ये देश के हित में कार्रवाई थी? अगर देश के लोगों को किसी भी काम के करने से नुकसान पहुंचता है तो वो देशद्रोही कार्रवाई ही काउंट की जानी चाहिए। रही बात आकाश आनंद की कि आकाश आनंद जो है 44 दिन में क्या मैच्योर हो गए, अब उनको जो है जो दोबारा से जो है नियुक्त कर दिया है बहन जी ने, वो कैसा वो है? तो कहने का मतलब तो ये है, दो बातें हैं। एक तो जो उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद था उस पर उनको जो है दोबारा से नियुक्त कर दिया है। तो अब आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद जो है पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, पहली बात समझना चाहिए। आकाश आनंद जो है बहन जी का भतीजा है, यानी परिवार का मामला है। और आकाश आनंद ऐसा नहीं है कि जब उनको पद से हटाया गया तो उसके बाद बहन जी से मुलाकात होना बंद हो गई, जैसे कि आम कार्यकर्ता के साथ में होता है। आम कार्यकर्ता नहीं मिल सकता, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी जो है जिसको पार्टी से निकाल दिया हो, पद से हटा दिया हो, नहीं मिल सकता। तो जाहिर सी बात है कि डाइनिंग टेबल पर भी बैठे होंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में बैठे होंगे, लंच भी किया होगा, सब किया होगा और सारी चर्चाएं हुई होंगी। तो अब क्या रणनीति है, क्यों हटा रहे हैं, किस समय के लिए हटा रहे हैं? अब जब आकाश आनंद को हटाया तो कोई ऐसी विशेष टिप्पणी उन्होंने नहीं की। पता है उनको कि बुआ जी का शासन है और अभी हटाया है और बाद में मुझे जो है दोबारा से लगा भी देंगे, और पता भी है, चर्चा चल भी रही है घर में जो है। लेकिन यही स्थिति जो है बहुजन समाज जो कि इस पार्टी को अपना मिशन मानता है, इस पार्टी के लिए जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति अगर उनके बच्चों में टैलेंट है, पॉलिटिकल टैलेंट, और वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, संसाधन नहीं है, और उनके पास जो है पॉलिटिकल टैलेंट है, वे जो है नौकरी में आगे नहीं जाना चाहते, वो जो है पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो मैं ये सोचने में मजबूर होता हूँ कि इस देश में बहुजनों की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको वे बच्चे जो है ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर को जो है वो जो है देख सकें। तो इस तरीके से जो है आकाश आनंद के लिए तो बड़ी आसान बात है। सपा में जो है अखिलेश यादव जब मुलायम सिंह के बेटे थे, अखिलेश यादव की पत्नी, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए तो आसान बात है, उनका तो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो बड़ा मतलब ब्राइट है। लेकिन बात जो है हमें आम नागरिक की करनी चाहिए, जो गरीब है, जिसको ये अधिकार है कि गरीब पैदा तो हुआ लेकिन अपने प्रयास करे तो वो जो है इस देश का राजा भी बन सकता है। सर आपने बात कही है, मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि आपकी ही बातों से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले हम एक हफ्ते से देख रहे थे, क्योंकि बसपा की मीटिंग जिस तरह से 23 तारीख को आज होना सुनिश्चित थी लखनऊ में, और तमाम लोगों को उम्मीद थी कि आकाश आनंद के साथ साथ में कई और लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसमें कि प्रमुख रूप से अगर हम देखें जो पूर्व भीम आर्मी में जुड़े हुए सदस्य थे मंजीत नौटियाल जी, उनकी भी चर्चा चल रही थी, उपकार बावरा है, उनकी भी चर्चा चल रही थी,
और बसपा की कुछ महिला पदाधिकारी हैं, आज मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, वो भी लिख रही थी कि अब देखते हैं कि बसपा में बहन कुमारी मायावती महिलाओं को कितना सम्मान देती है, उनको कितना आगे करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंच पर कहने में अलग बात है लेकिन धरातल पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात है। तो सर ये 2-3 चीज़ें आज भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी, इसलिए जिक्र करना चाहूँगी कि वास्तव में सवाल तो उचित है। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि भाई आकाश आनंद के लिए आसान है, डिम्पल जी के लिए आसान है, अखिलेश यादव के लिए आसान है, क्योंकि वो उनके परिवार की एक तरह से पूरा वर्चस्व स्थापित है। अगर हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के लिए भी आसान है, प्रियंका गांधी के लिए भी आसान है, लेकिन सवाल वहाँ है कि आम आदमी कहाँ पर है जो रात दिन झंडा उठाता है, पार्टी का डंडा उठाता है, दरिया बिछाता है, कुर्सियां बिछाता है, और यहाँ तक कि जब लोगों के पास में वोट मांगने के लिए जाता है तो उनसे गालियां भी खाता है। तो यही एक समस्या है नीलम जी कि अब भक्ति करनी हो तो भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, बस एक ही टैलेंट है कि आपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके जो आका कह रहे हैं उनको स्वीकार करना है, उनको प्रचारित करना है बस। लेकिन अंधभक्ति से हटने लगोगे तो सवाल करने लगोगे, और सवाल कड़वे हो सकते हैं, सवाल जो चुभते हैं, सवाल जो है सच्चाई को बाहर लेकर आते हैं। इसलिए सवाल जो है आकाओं को पसंद नहीं है। किसी भी पार्टी के जो उच्च शीर्ष नेतृत्व जो है उसको सवाल पसंद नहीं है, उसको जी हजूरी पसंद है। अभी पीछे जो है हमने आदरणीय सम्माननीय सांसद अभी जो नए निर्वाचित हैं चंद्रशेखर जी के ऊपर जो है कुछ बातें कह दी, कुछ सवाल पूछ लिए, तो उनके जो भक्त हैं उनको वो पसंद नहीं है। और वो भक्त इस कदर मतलब क्या कहें कि भक्त तो भक्त हैं। अब भक्त का तो एक ही नेचर है, भक्ति करना और किसी की सुनना नहीं भक्ति कीजिए, लेकिन उस भक्ति में कम से कम अमर्यादित भाषा उसका इस्तेमाल मत कीजिए। कल मैं भी देख रही थी, मेरी पोस्ट पे भी कई लोग आके मतलब उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे और वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, और मुझे ये तक बोल रहे थे कि आप इतनी ही वो बनती हैं तो जब चंद्रशेखर भाई जीता तो आपने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी। तो मैं साथियों, मैं आपको भक्त कहूँ या अंधभक्त कहूँ, मुझे खैर समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पर जिस दिन रिजल्ट आया उससे अगले दिन एक लाइव वीडियो है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खासा चला है, उसको जाकर देखिए। मैंने पूरा का पूरा विश्लेषण चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर किया, और मैंने कहा भी है कि मैं चंद्रशेखर को इसलिए बधाई दे रही हूँ, उनकी मेहनत को बधाई दे रही हूँ, उनकी कर्मठता को बधाई दे रही हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से वो नगीना विधानसभा पे लगे हुए हैं। अगर चुनाव किसी को जीतना है तो इस तरह से काम करें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप वीडियो देखते नहीं हो खोल के, लेकिन सिर्फ आपने टाइटल देख लिया, टाइटल को ही देखकर आप लोग जज कर लेते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। तो साथियों, कम से कम थोड़ा अपना विवेक का परिचय दीजिए, और जो भी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, क्योंकि देखिए विचार है, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, उसमें सभ्यता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, जब भी हम एक दूसरे के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग सिर्फ टाइटल देखेंगे, टाइटल देखकर इतना भड़क जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि आप किसी महिला को गाली दे रहे हैं, और वो महिला आपके घर में माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मतलब हर तरह से विद्वान है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर वीडियो आप देख रहे, टाइटल पढ़ रहे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, वकील साहब ने एक वीडियो भी बनाई थी, उस पर भी कहा था कि जो रोचक टाइटल है, जो चटपटे टाइटल हैं, लोग उनको तो खोलकर देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर जो सही घटनाक्रम है उस टाइटल को ऐसे के ऐसा डाल दिया जाए तो लोग शायद उसको नहीं देखते। अगर उसमें वर्णन किया जाता कि धम्पत संघ ने कैडर के माध्यम से यहाँ लोगों को जागरूक किया तो शायद नहीं खोल के देखते। अगर हम ये कहते कि अम्बेडकरवादियों का यहाँ काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसको भी नहीं देखते। एक छोटी सी बच्ची ने धम्म के माध्यम से अपने जीवन में कितना बदलाव किया, आप ये भी नहीं देखते। लेकिन वहीं पर थोड़ा चटपटा मसाला लगाकर अगर कोई टाइटल, थंबनेल डाल दिया जाए तो आप तुरंत उसको क्लिक करते हैं और वीडियो देखते भी नहीं है, सिर्फ सीधा जाएंगे कमेंट बॉक्स में और कमेंट वहां पर अपना छोड़ेंगे। आप ये भी नहीं सोचते कि क्या लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, किस मानसिकता से लिख रहे हैं। तो साथियों देखिए, चाहे भक्ति या अंधभक्ति कहीं भी हो, या भाजपा में हो, बसपा में हो, या असपा में हो, या सपा में हो, कहीं भी हो, अंधभक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आप भक्त बन जाइए, मैं भक्त बनने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन भक्त बनने में भी कम से कम अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, जी किसको फॉलो कर रहे हैं, जरा सोचिए तो सही। एक बात और है जी सर, कि जिनकी अंधभक्ति कर रहे हैं और जिस संस्कृति, जिन महापुरुषों का आंदोलन हम जो है लेकर आगे चल रहे हैं, उन महापुरुषों ने हमें जो है सवाल करना सिखाया, हर किसी सवाल करना। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को जो है सवाल करने के लिए प्रस्तुत किया। जी बिल्कुल, चाहे वो महाकवि तथागत हों, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों, जितने भी महापुरुष जी बिल्कुल। उन्होंने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं और अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ जो है निहित नहीं है, बल्कि वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो है कभी भी ऐसा नहीं किया कि सवालों से बचना चाहा हो। लेकिन जो लोग सवालों से बचना चाहते हैं, दूसरी संस्कृति जो है, ब्राह्मण संस्कृति जो है, वो ऐसा करती है, क्योंकि वो सवाल करने पर पाबंदी लगाती है। और सवाल करने पर पाबंदी इसलिए लगाती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए, कहीं उसका जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश ना हो जाए। इसी प्रकार से जो है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बार बार मैं जो है जो अंधभक्ति में लिप्त लोग हैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये जो अमर्यादित असभ्य भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह पर आप मेरे से सवाल कीजिए, आप मेरी जांच कीजिए। मेरी बात को आप जब मान लो, मैंने किसी वीडियो में कहा हो बताइए आप मुझे। मैंने कभी कहा ही नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, सबसे ज़्यादा अल्टीमेट है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसको दुनिया समाप्त हो गई। अरे भाई, आप जो है सवाल कीजिए, उसकी जांच कीजिए, बात को जो मैं कह रहा हूँ उसको देखिए कि कितनी इम्प्लीमेंट होने लायक है, कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी तार्किक है, कितनी दूरदृष्टि से भरपूर है। अगर आपको लगता है कि हाँ बात ठीक है तो आप उसको अप्लाई कीजिए, नहीं लगता है तो उसको छोड़ दीजिए। इसमें जो है आपकी फीलिंग हट क्यों जाती है। अब मैंने अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी से कोई सवाल कर लिया और आज तक जो है एक सवाल का जवाब मेरे को आज तक मिला ही नहीं है कि जब बहुजन समाज पार्टी भारत के जो बहुजन लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है, मैं अंधभक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल बसपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी करता हूँ। मैं पदाधिकारी रह चुका हूँ बसपा का, और पद क्यों छोड़ा वो सभी जानते हैं कि पद इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, ना काम करने दिया जा रहा है, और कोई मतलब जो मेरी बात है शीर्ष नेतृत्व नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, इसीलिए पद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जो है भक्ति कर रहा हूँ किसी की, मैं वहाँ पर भी जो है काम, मिशन, समाज का उद्धार, समाज के लिए क्या ज़रूरी है वो चीज़ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो है बहुत बार, कई बार जो है आदरणीय माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो है एक सवाल पूछा कि आपने जो है बसपा के रहते ही दूसरी पार्टी बनाई है, आपका कदम जो है स्वागत योग्य है, इसकी हम बुराई नहीं करते, अच्छी बात है आपने पार्टी बनाई, लेकिन एक बात जो है आपको बहुजन समाज के लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, और वो पूरी सच्चाई ईमानदारी से आपको बताना चाहिए कि बसपा के अंदर ऐसी कौन सी बुराई है, ऐसी कौन सी कमी आपने देखी जिसके कारण आपको जो है ये लगा कि उस कमी को बसपा में दूर नहीं गया था, इसीलिए आपने जो है असपा बनाई, यानी दूसरी पार्टी आपने बना ली। और आपने जो है उस कमी को अपनी पार्टी में कैसे दूर किया, उसके लिए क्या मेजर्स जो है आपने अपनाए, ये आपको जो है तय करना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी आरपीआई के रहते दूसरी पार्टी बनाई थी, दूसरी पार्टी बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई संस्थाओं को उनके बाद लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थों में इस्तेमाल करने लगते हैं। वो जो है उन महापुरुषों का नाम लेकर उनसे किसी न किसी तरह का नाता तोड़कर समाज को भावनात्मक जोड़कर उनको गुमराह करने का काम करते हैं। आज चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, उसको देख लीजिए आप जो है, चाहे वो जो है उनके खानदान जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, राजरत्न अम्बेडकर हैं, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि समाज जो है बाबा साहेब के प्रति बहुत भक्ति भाव रखता है, बहुत सम्मान करता है, इसलिए उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं और उनसे जुड़े हुए लोगों की जो है बहुत कदर करता है, बहुत इज्जत करता है, और इसी बात का फ़ायदा जो है वो लोग उठा लेते हैं। तो ऐसे ही जो है आदरणीय चंद्रशेखर जी से मेरा सवाल था, और ये सवाल मेरे लिए तो है नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में समाज के हित में कुछ काम कर रहे हैं तो आपके साथ मिलकर मैं भी आपका साथ दूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अलग हट जाऊँगा। आदरणीय बहन जी अगर जो है समाज के हित में काम कर रही हैं तो मैं अब तक जहाँ पर भी मैंने काम किया है, चाहे वो धार्मिक संगठन में किसी में काम किया हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन काम किया हो, चाहे समाज संगठन में, मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ में काम किया है। ये वे लोग जानते हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया। लेकिन ये मेरे साथ में बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, निजी स्वार्थ मिले हैं। कहीं पर भी जो है समाज को क्या दिशा दिखानी चाहिए, समाज के लिए क्या सच है, क्या झूठ है, समाज को कैसे जो है सच्चाई की तरफ लेके जाना चाहिए, कैसे अंधभक्ति उनसे दूर किए जाए, कैसे उनको जो है क्या नाम है सच्चाई के दर्शन कराए जाए, इन बातों से कोई लेना नहीं है उनका जो है। तो इसीलिए जो है ये जो हम लोग जो चर्चा करते हैं, ये चर्चा में हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने आप को जो है
हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं भाई हमारे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। हम अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें समाज के सामने हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रस्तुत रहना ही पड़ेगा, हर बात के लिए। अगर हम आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं और अपने 2-4 सपोर्टर खड़े होकर के उनको अंधभक्त बनाकर आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो कि सामाजिक आंदोलन नहीं है, वो सामाजिक कार्य भी नहीं है, वो निजी हित में किया गया कार्य है। नहीं, जो धार्मिक वीडियो होती है, सामाजिक वीडियो होती है, उन पे आकर कमेंट नहीं करते हैं जितने ज़्यादा। अगर किसी का भी हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने जिस तरह से बताया कि 1-2 बार आपने चंद्रशेखर जी के जो टाइटल हैं वो लगा दिए, जबकि वीडियो का कंटेंट कुछ और था, लेकिन वो ट्रेंड में चल रहे थे और तमाम लोगों ने एलिगेशन भी लगाए कि देख लो इनकी औकात, पैसा कमाने के लिए ये है वो है, 2 टके के, मतलब कई भाषा इस तरह की बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करी। जो समाज को गुमराह करके जो पैसा कमा रहे हैं, जो व्यूज लेकर आ रहे हैं, समाज के अंदर उत्तेजना भर रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। सर मैं वही बात कर रही थी, और बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि ये तो घूमते फिरते रहते हैं, मजे मार रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों के पैसे लूट कर। तो साथियों आपको बता दूं, हम दोनों पढ़े लिखे हैं और कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से घूमते हैं। किसी समाज के कोई भी व्यक्ति आकर बता दे किसी ने 2 रुपए हमें घूमने के लिए दिए हो, मतलब आप कुछ भी बोल जाए, कुछ भी लिख जाए, मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से सोचते हैं। भाई एडवोकेट साहब है, काम करते हैं, वकालत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, वकालत भी करते हैं, वकालत में पैसा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम कम कमाते हैं औरों से, लेकिन इतना हम जरूर कमा लेते हैं कि अपने बेटे की पढ़ाई, अपने घर की आजीविका अच्छे से चला पाए। और कहीं भी अगर हम साल में एक बार घूमने चले गए 2-4 दिन के लिए, तो आपने इतना तहलका मचा दिया, मतलब मेरी पोस्टों पर आके इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भाइयों मेरे, आप घर में अपने परिवार के साथ घूमने जाओ तो बुराई क्या है बताइए इसमें? अगर आप 365 दिन में से अगर 5-6 दिन समाज के लिए निकाल दें तो मैं नहीं मानती कोई बुराई है, लेकिन आप उस घूमने को भी इस तरह से देख रहे हैं कि समाज का लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, अंधभक्त हैं, ये है वो है। तो भाइयों मैं यही कहूंगी कि पहले जांच करें और जांच करने के बाद ही किसी पर टीका टिप्पणी कर रहे, अन्यथा तो संबंध बहुत ज़्यादा विच्छेद हो जाते हैं। अगर हम बहुजन समाज की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने तो संगठित रहने के लिए कहा है, और आज हम कैसे संगठित हो रहे हैं? आपस में भाई बहन होकर या भाई भाई होकर हम लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, मतलब भाषा का इस्तेमाल करते वक्त तो हम ये भी भूल जाते हैं कि किस महिला के लिए लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। हम समाज में आज से काम नहीं कर रहे हैं, हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं समाज में काम करते हुए। आप पूछिए जाकर, आज से काम नहीं कर रहे हैं, हमने हर तरह से काम किया है। गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया है, लीगल लिटरेसी के भी हमने स्कूलों में काफ़ी कार्यक्रम किए हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी हमने बहुत काम करा है, कैडर भी दिए हैं। और भारत के तमाम राज्यों में आप जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमें जानते हैं, समझते हैं, आप देखिए कि हर 14 अप्रैल को या किसी भी महान पुरुष की जयंती आती है तो वो हमें वक्ता के तौर पर भी बुलाते हैं, कैडर भी। जी जी सर। अभी शिवानी नाम की कोई महिला है जो बिग बॉस में गई है, और हाँ, समाज से ही बहुजन समाज ने उनके वीडियो काफी लाइक किए, काफी वीडियो देखे और वीडियो पूरे देखे होंगे, अब भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, उनको बधाई भी देते हैं। हाँ, हम भी बधाई दे रहे हैं कि चलो कम से कम कोई तो गया आगे। समाज से जो है ये पूछना बनता है, अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है। चलिए सर, कोई नहीं, वो चल रहा है नेटवर्क। चलिए, ये तो अच्छी बात है नीलम जी कि समाज से जो है कोई महिला जो है वहाँ गई है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। लेकिन क्या जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम इतना बुरा है कि शिवानी जो है वो समाज के लिए, वो ऐसा समाज के उद्धार के लिए कौन सा काम कर रही है जिससे कि आप जो है उसकी हर एक बात को पसंद कर रहे हैं, हर एक बात पर जो है, हर एक वीडियो पर लाइक ठोकते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियोज़ को बहुत पूरा देखते हैं। लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं जिसमें कि एक एक बात जो है आपको कहते हैं कि जांच करिए, जांच करने के लायक है, अमल में लाने के लायक है, और अगर उस पर अमल में लाया जाए उस बात को जो है तो निश्चित तौर पर जो है समाज का आंदोलन जो आगे बढ़ेगा, मिशन आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि आप लोग जो हैं इन सब बातों को जो कि आपको मज़ा देती हैं, एंटरटेनमेंट करती हैं, आपका जो है मनोरंजन करती हैं, उनको तो खूब तवज्जो देते हैं, लेकिन जो सामाजिक जो मिशन मूवमेंट है, मैं अभी भी जो है फिर से एक चुनौती दे रहा हूँ, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जी जो हैं या फिर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जो आजकल आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनमें जो है जितने भी चित परिचित चेहरे हैं जो आंदोलन करते हैं, जिनको आप जानते हैं, हमें शायद इतना ना जानते हो, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जो है उनके वीडियोज़ वगैरह वायरल होते हैं, उनके आंदोलनों की अगर जो दिशा है, अगर उसकी गहराई से जांच कर लें, और गहराई से जांच करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है बहुत दिमाग लगाना है,
केवल और केवल बाबा साहेब ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब की जो बातें हैं उनको रख लीजिए सामने जो है, और फिर वो आंदोलनों को देख लीजिए कि वो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं और ये आंदोलन क्या कर रहे हैं। तो मैं अब भी नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को मान लीजिए, हैं? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है जांच कर लीजिए। लेकिन अगर आप जांच भी करने के लिए तैयार ना हो और केवल जो आपको अच्छा लगता है, अब जैसे कि आपको जो है संविधान के बारे में बोलना, बात करना अच्छा लगता है। अब वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि संविधान के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जुड़ा है। अगर यही संविधान जो है बाबा साहेब ने नहीं बनाया होता, इस देश में बहुजन समाज संविधान की चर्चा भी ना कर रहा होता, उसे देख भी नहीं रहा होता, उसे पढ़ने की बात नहीं कर रहा होता। बिल्कुल एक बात और मैं कहूँगी, लेकिन नीलम जी, ये अच्छी बात है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान रचा, लेकिन संविधान किस तरह से बनाया गया और संविधान को जो है किस प्रकार से संविधान सभा में पास कराया गया, इन बातों को छोड़कर उनकी मेहनत को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके निष्पक्ष देश के लिए समर्पण को, देश के लिए काम किया, जब वो उसको जो है वहाँ पर पारित करा पाए हैं। अगर उनके भीतर ऐसी भावनाएं होती, प्रबल भावनाएं, बेफजूल की भावनाएं, तो वो जो संविधान है, संविधान के माध्यम से समाज का उद्धार कभी ना कर पाते। लेकिन समाज को जो सुनना पसंद है, वो सुनना जो पसंद है, बस वही आप बोलते जाओ, उस पर वीडियो बनाते जाओ, तो समाज जो है आपको जो है आपके वीडियोज़ को देखेगा भी, उसको लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा, आगे शेयर भी करेगा, धड़ाधड़ शेयर करेगा। आप आरक्षण पर बोलो जितना मर्जी जो है, पर आरक्षण को ख़त्म करने की बात, ऐसी व्यवस्था की बात करोगे जिससे कि आरक्षण ना लेना पड़े, तो उसकी बात को आपको जो है तवज्जो नहीं देगा। नहीं सर, अभी मैं वर्तमान का अगर उदाहरण दूं, क्योंकि वर्तमान में अभी 26 तारीख को जंतर मंतर पर एक आंदोलन होने जा रहा है, और आंदोलन का जो मुद्दा है वो ये है कि अभी जिस तरह से जो पुरानी संसद है उससे बाबा साहब की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की, महात्मा गांधी की और छत्रपति साहू जी की, इन चारों की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई है। और ये आंदोलनकारियों का कहना है कि हजारों की संख्या में, मतलब हजारों लाखों की संख्या में 14 अप्रैल को बाबा साहब के अनुयायी वहाँ पर आते थे संसद भवन पे और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते थे, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज की लोगों की जो भावना है उनको आहत करने का काम किया गया है। और वो डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से उसी जगह जो पुरानी संसद भवन है, वहीं पर पुरानी जगह जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, महात्मा गांधी की लगी हुई थी और छत्रपति साहू जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की लगी थी, वो दोबारा उसी रूप में वैसे ही वहाँ पर स्थापित की जाएं। इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। अब सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो डॉक्टर उदित राज जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से अभी दिल्ली से उत्तर पश्चिमी लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, जिनकी जमानत भी जब्त हुई है। और दूसरे माननीय हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि आम आदमी पार्टी से पूर्व में समाज कल्याण मंत्री रहे हैं, और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया मंत्री पद से, अभी वर्तमान में विधायक हैं। और अभी जिस तरह से हमने देखा कि गठबंधन से चुनाव हो रहे थे, तो कन्हैया कुमार के लिए वोट की अपील करते नजर आए थे, मतलब दोनों के दोनों कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, उदित राज भी और राजेंद्र पाल गौतम जी भी। लेकिन अब वो आंदोलन सिर्फ बाबा साहब की भावनाओं, बाबा साहब के साथ में जो भावनाएं बहुजन समाज की जुड़ी हुई है कि बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के हम जय जयकार करते हैं, बाबा साहब को हम अपना आदर्श मानते हैं, उस भावना के तहत आज भी बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका सर उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो आज भी समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है कि सच्चे और अच्छे नेतृत्वकर्ता और लीडर कौन है समाज में, जो सही दिशा में उन्हें लेकर जा सके? जी नीलम जी, बिल्कुल ठीक बात आपने जो उठाई है, और ये सोचना चाहिए समाज को, क्योंकि समाज की दृष्टि जो है बाधित है। समाज अंधभक्ति में बहुत जल्दी पड़ जाता है। समाज के सामने अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को जो है अंधविश्वास पाखंड से निकालने का काम करता है, और वहीं पर जो है वो बेचारा कहीं मीटिंग कर रहा हो और उस मीटिंग में अगर कोई एमएलए या एमपी आ जाए तो सारे लोग उस सामाजिक कार्यकर्ता को छोड़कर जो है उस एमएलए एमपी की जी हजूरी में जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये तो बहुत मतलब बुरी टेंडेंसी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक सामाजिक उद्धारक को जो है अगर समाज तवज्जो नहीं देता है और उसके बदले जो है इन राजनीतिक नेताओं को तवज्जो देता है, जो कि राजनेता जो है जो अवसरवादी होते हैं, जो अपने वोट बैंक को पाने के लिए वो कहेंगे जो वहाँ के लोगों को पसंद है, समाज से लेना देना नहीं है। समाज जो है गलत कर रहा है, समाज सही कर रहा है, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। समाज को जो है पसंद है जय श्री राम नारा लगाना, तो जय श्री राम नारा लगाएंगे। समाज को पसंद है मूर्ति पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, तो वो जाकर जो है वो भी कर लेंगे।
क्योंकि उनको जो है उन लोगों का वोट लेना है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो है कभी भी समाज के लिए, समाज के बीच में जाकर वो बातें नहीं करता जो समाज को पसंद हो। समाज के लिए जो जरूरी बातें हैं वो करता है। तो आवश्यकता तो होनी चाहिए कि भाई आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता को अटमोस्ट रिस्पेक्ट दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसको कीजिए। अगर सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है, राजनेता वहाँ मौजूद हैं, तो राजनेताओं से उस सामाजिक कार्यकर्ता का अभिनंदन करवाइए, उसकी रिस्पेक्ट करवाइए, होना तो ये चाहिए। लेकिन समाज की जो प्रवृत्ति है, जी हजूरी की प्रवृत्ति, अभी ये जो कल्चर है इसको चेंज करने में जो है टाइम लगेगा। लेकिन तो, सर बाबा साहब ने तो इसके लिए साफ साफ मना भी किया था कि भाई नायक पूजा से दूर रहने मेरे समाज के लोगों। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन जिन चीज़ों के लिए खासकर बाबा साहब ने मना किया, आज लोग उन्हीं बातों को ना मानकर बल्कि उस दिशा में भेड़ चाल चल रहे हैं कि बाबा कुछ निजी फैसला करके बात कर देते हैं, कुछ और कह देते हैं। नीलम जी, बाबा साहब ने सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कहा है। अभी तक जो है इस सांस्कृतिक परिवर्तन पर किसी भी बुद्धिजीवी की नज़र नहीं गई है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। धम्मपद संघ जो है यही काम कर रहा है। धम्मपद संघ जो है आपके बीच में जो है आपके मनों में बुद्ध के शुद्ध धम्म को लेकर आने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण देता हूँ कि कोई दानदाता है, जब दान देता है तो दान के पीछे उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है कि उसका नाम हो, लोग उसे जाने, इसलिए दान देता है। लेकिन जो धार्मिक हो जाएगा, दान तो वो भी देगा, बल्कि बहुत कुछ दान देगा। जितना वो दान दे के जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा दान देगा, अपना सर्वस्व दान कर देगा। उदाहरण के लिए अनाथ पिंडक का नाम बहुत मशहूर है। अनाथ पिंडक ने जो है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ को जितना दान दिया किसी ने नहीं दिया। तो उसने कभी भी इस उद्देश्य से दान नहीं दिया कि उसका नाम हो, उसके नाम की शिलालेख लगें, पट्टिकाएँ लगें। उसने दान केवल इसलिए दिया ताकि समाज में धम्म का प्रचार प्रसार हो सके, समाज का कल्याण हो सके, मनुष्यों का कल्याण हो सके। तो इसलिए जो है जब धम्म जो है लोगों के बीच में विशुद्ध रूप से फैलेगा, कुछ लोग जो टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं कि अरे भाई ये तुम धर्म पर बोलते रहते हो, तुम जो है राजनीति पे कुछ काम करो, तुम बेरोजगारी पे बोलो, तुम शिक्षा पर बोलो, तुम इन पे बोलो। अब ये बेचारे ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि धम्म का जो है यानी धर्म का, नैतिकता का उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान है। मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर आप अनुयायी हो, अपने आप को अमरवादी कहते हो, तो कम से कम इस बात पे तो गौर कर लो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा है और बाबा साहब कहते हैं कि धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है। इतनी सी बात भी अगर आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद आप धर्म का अध्ययन करने लग जाओ। और अगर कहीं से आपको जो धर्म के बारे में सही बातें पता ना लग रही हों तो मेरे पास आ जाओ, मुझे फ़ोन कर लो। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, ना आपसे मैं आपका वोट ले रहा हूँ, ना आपकी संपत्ति ले रहा हूँ। आप मुझसे बात करके आप पूछिए मुझसे सवाल जो है कि धर्म क्यों ज़रूरी है, धर्म का क्या महत्व है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना ज़रूरी है। और अब तक जितना आपका जो नुकसान जीवन में हुआ है, अब कितना फ़ायदा आप जो है उस धर्म के आधार पर जो है धर्म को अपने जीवन में उतार कर जो है कर सकते हैं। लेकिन सर धर्म का जो एक सिद्धांत है, धर्म की जो आइडियोलॉजी है, जो धर्म है शुद्ध रूप से अगर हम बात करें, उसको तो लोग समझ ही नहीं रहे। अगर आज का भी मैं वर्तमान का आज का एट प्रेजेंट उदाहरण, सर मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूँ फिर आप बात रखिएगा। आज जिस तरह से हमने देखा कि कल से हम देख रहे हैं कि संतों के संत कबीरदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और खासकर कबीरपंथी लोग हैं वो इसको बड़े स्तर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक कार्यक्रम में थे जहां पर मतलब कबीर जी के दोहे गुनगुनाए जा रहे थे, उनकी वाणियां बोली जा रही थी और भक्ति काल से जोड़कर उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा था। मतलब उनके एक से एक बढ़कर ऐसे तार्किक दोहे हैं वो वहां पर लोग नहीं सुना रहे थे, जिसमें कि आपने भी शुरुआत की थी कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ता से तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। और भी तमाम बहुत सारे थे कि मलमल धोए शरीर को गया न मल का बैल, गंगा मतलब कुछ इस तरह से है कि गंगा गोमती नहाए रहे बैल के बैल। मतलब इस तरह की तार्किक जो दोहे उनको आज भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, कबीरपंथी लोग हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ वो कि एक राम घट घट में है दूजा राम, ये मतलब इस तरफ आज भी वो भक्ति की दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। और अंधविश्वास पाखंड से जुड़े हुए अब बताइए कि कबीरदास जी ने जितना मतलब कुठाराघात इन पे, रूढ़िवाद पे, परंपराओं पे, अंधविश्वास पे और धर्म पे किया, शायद ही मैं मानती हूँ कि इतना किसी ने नहीं किया होगा। और बड़े
कटु शब्दों में उन्होंने आलोचना की, बड़े कटु शब्दों में उन्होंने प्रहार किया है, लेकिन आज उनके अनुयायी कहीं ना कहीं फिर से भक्ति की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं, उधर उधर धकेल रहे हैं। और जब गाने बज रहे थे तो महिलाएं भी बड़े झूम झूम के तालियां बजा रही थी, एंटरटेनमेंट कर रही थी, लेकिन ज्ञान से मतलब नहीं है, केवल एंटरटेनमेंट से मतलब है। वक्तव्य रख रहा था तो वहां पर सन्नाटा सा सर जा रहा था, कोई मुंह फाड़ कर वासी ले। जी सर। नीलम जी, मैं यही कह रहा था कि जो आज की जो वर्तमान समस्या है बहुजन समाज की, और मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज चाहता है कि उसके जितने भी नेता हैं वो सारे एक मंच पर आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं और ये जो 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां बन रही हैं, अगर ये पार्टियां आपस में विलय कर लें और इकट्ठी हो जाएं तो समाज के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। समाज को ये सोचने में कि कहाँ वोट करना है। अभी तो समाज दुविधा में है, समाज आपस में ही नहीं लड़ेगा सर, अगर ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो। समाज का जो वोटर है वो सोचने पे मजबूर हो रहा है, बार बार सोच रहा है यार कि क्या चंद्रशेखर समाज का नेतृत्व कर पाएगा, क्या चंद्रशेखर सरकार बना पाएगा, क्या या बीएसपी जो है बैकअप करेगी, या बीएसपी जो वापस आएगी। तो इस तरह से जो पशुपेश की स्थिति में जो है समाज का जो वोट है वो बढ़ जाता है, और इसका फायदा जो है दूसरे लोगों को हो जाता है जो कि आपको जो है बांटना चाहते हैं। इतनी सी बात जो है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना सारे, जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो इतने बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है, तो कोई, मैं समझता हूँ अब मामूली आदमी नहीं है। जब रहा होगा मामूली आदमी रहा होगा, लेकिन आज तो एक बुद्धिजीवी के तौर पर जो है गिना जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जो है, बहुजन समाज में तमाम नेता है सर जो आज अपनी क्षेत्रीय पार्टियां ले रहे हैं, चाहे वामन मेश्राम की बात करें। तो ये तो ये कारण क्या है कि ये लोग जो है इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं करते हैं, इकट्ठे होकर के मंच पर नहीं आते हैं। कारण ये है कि इन सब के मन में अपने निजी हित के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए जगह है। इनके भीतर जो है समाज के लिए त्याग और बलिदान नहीं है। ये इनके पीछे जो है एक आदमी के पीछे 1 लाख फॉलोअर हैं, दूसरे के पीछे 10 लाख फॉलोअर हैं, तो वो आपस में जो है ये कंपटीशन करते हैं कि किसके पीछे ज़्यादा फॉलोअर है। ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, ये ज़्यादा चल रहा है, कौन इंटेलेक्चुअल है, ये ज़्यादा चल रहा है। जो है ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर हम लोग जो है ये सब कुछ अपना जो जिसे ईगो कहते हैं, ये ईगो का मामला है, अगर इसको जो है समाज के हित में जो है अगर हम समर्पित कर दें समाज के लिए, तो ये समाज जो है एकदम से जो है छलांग लगा लेगा। जी चलिए सर, लेकिन आज की चर्चा बहुत लंबी हो गई है, तो जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे वहीं से, लेकिन नीलम जी मैं जो बात कहने वाला था कि ये धर्म के अभाव में, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, ये लोग, इनका धर्म से कोई लेना नहीं है। अगर आपको कभी ये धार्मिक कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे जाए तो वहाँ पर ये मत समझ लेना कि ये धार्मिक हो गए हैं। धर्म का मामला इन कार्यक्रमों से, इन दिखावे से, फूल चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। धर्म का मामला है आपके चित्त से। आपके चित्त में जब तक विकार मौजूद रहेंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये विकार हैं जिसके कारण आप जो है संगठित नहीं हो पा रहे हैं। ये मेन मुख्य जड़ ये है। जब हमारे नेताओं के मन में से, चित्त में से ये विकार निकल जाएंगे, उसी दिन जो है सारे नेता इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो धर्म इनको इकट्ठा कर सकता है, जो धर्म इनको जो है मार्ग इनका प्रशस्त कर सकता है, ये उसी धर्म की बुराई करते हैं और धर्म को तो अपने पास तक नहीं फटकने देते हैं। तो इसीलिए जो है आज जो है चिंतन का विषय है, समझने की बात है कि किस प्रकार से जो है हम अपनी समस्याओं को ख़त्म करें। आज ये जो नेता हमारे सामने, इसीलिए आलोचना करता हूँ, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि नेता हमारी समस्या को बनाए रखना चाहते हैं, ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। अभी मैंने कई बार ये बात कही है कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, जब भी कहीं आंदोलन करते हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है कि इंद्र मेघवाल की मृत्यु हो गई तो वहाँ आंदोलन किया, जितेंद्र मेघवाल की मृत्यु हो गई तो वहाँ पहुँच गए, मनीषा वाल में हत्या हो गई तो वहाँ पहुँच, मतलब हत्या होने के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। जीते जी क्यों नहीं है? जीते जी का आंदोलन क्यों नहीं है? लेकिन जीते जी का आंदोलन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जीते जी का आंदोलन नहीं है। हत्या होने के बाद, क्योंकि अब जो है किसी की हत्या हुई है, वहाँ पर संवेदनाएं मौजूद है समाज की, जो है अब समाज की जो फीलिंग है वहाँ जुड़ी हुई है, इसलिए उन फीलिंग्स को एनकेस करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन और वो बहुत सारे नेता तो जाते भी नहीं है, कम से कम वो चले तो जाते हैं। नहीं, बात वो नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन नीलम जी देने के लिए परिवार को, क्योंकि देखिए इस समय में सांत्वना बहुत जरूरी होती है। नीलम जी आपने जो एक परिवार को सांत्वना दे दी, ठीक है, लेकिन उसके कारण को नष्ट नहीं किया तो दूसरी घटना घट गई, फिर वहाँ पहुँच के भाषण दे दी। आज सांत्वना देते जा रहे हैं परिवारों को, लेकिन वो जो जड़ है समस्या की वो बनी हुई है, घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। तो एक सच्चा और ईमानदार नेता जो है इस बात पे फोकस करता है कि कारण क्या है, जड़ कहाँ पर है, जड़ को ख़त्म करना है। बाबा साहेब ने जो है इस समस्या की जड़ को ख़त्म करने का प्रयास किया, उसके लिए आपका मार्गदर्शन किया हुआ है। तो उस समस्या पर जो है कोई भी नेता जाकर काम नहीं करता। मैं बार बार बोल चुका हूँ,
मैंने इंद्र मेघवाल के पिता जो हैं उनसे बात की, उनको बताया मैंने जो है कि भैया आपको मुआवजा मिल गया, आपको नौकरी मिली, जो कुछ भी मिला आपको जो है, ये आपके साथ तो न्याय हो सकता है, लेकिन अत्याचार जो है सामाजिक है, समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, केवल आपके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। इसलिए जो है आपके साथ न्याय हो गया, मतलब समाज के साथ न्याय नहीं हुआ है। समाज के साथ न्याय जब होगा जब आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जब तक आप ये धर्म परिवर्तन नहीं करते तब तक जो है जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और आप जब धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपके ऊपर जातिवाद के आधार पर कोई अत्याचार होने वाला ही नहीं है। फिर होगा तो धर्म का अत्याचार होगा तो होगा धार्मिक जो है, लेकिन जाति के आधार पर जो है आपको जो है कोई प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है सर, आपने हमारे साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की है और तमाम मुद्दों को बड़ी बारीकी से छुआ है। बाबा साहब की बात की है, सांस्कृतिक परिवर्तन की भी बात की है, राजनीतिक बातें भी की हमने, सामाजिक बातें भी की हैं और समाज में सही नेता कैसे पैदा किया जाए वो भी हमने चर्चा की है। लेकिन सर जाते जाते मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं पर मैं इस वीडियो का अंत करूँगी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से माननीय आकाश आनंद को नए दायित्व दोबारा से दिया गया है, उत्तराधिकारी बनाया गया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया, और इसी के साथ साथ में 2 राज्यों में उपचुनाव भी हैं विधानसभा के, वहाँ पर भी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर मतलब बहन जी ने घोषित किया है, तो क्या लगता है कि पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा उनके आने से? देखिए अभी मैं पार्टी में तो मैं कुछ मतलब जो है कि अमूलचूल परिवर्तन कर नहीं सकता, इसीलिए मैं तो केवल इतना कर सकता हूँ कि मैं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि समाज की भावनाएं पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आप अंदरूनी तौर पर चाहे परिवारवाद चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, लेकिन क्योंकि समाज की आशाएं भी पार्टी से हैं, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी अभी समाज की जो है इस स्टेटस पे नहीं है, तो इसलिए जो है बेहतर यही है कि आकाश आनंद जी जो हैं पिछली जो घटनाएं अगर गलतियां हुई हैं तो उनसे सबक लें, और पिछले जो उन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने जो है, और अपने प्रदर्शन को सुधारें और पार्टी को और आगे लेकर जाएं, और पार्टी को जो है आने वाले उपचुनावों में भारी बहुमत से जो है, भारी मतों से जो है आप विजयी कराएं, उनको जीत दिलाएं, जिससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं जो 2027 में होने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बार फिर से जो है बहुजन समाज पार्टी बैक करे और समाज का जो वोटर है वो इकट्ठा हो एक जगह पर, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद तो यही है कि अब जो अगर घटनाओं से कुछ सबक मिला है तो उन घटनाओं को, उन दुर्घटनाओं को दोबारा से ना दोहराया जाए और समाज के हित को जो है ऊपर रखा जाए। समाज का हित कहाँ पर है उसके बारे में सोचा जाए। समाज आज भी जो है टकटकी लगाकर देख रहा है, वो देख रहा है कि उसका कल्याण कौन करेगा, उसका उद्धार कौन करेगा, क्योंकि संविधान खतरे में है। बार बार लोगों के बीच में ये बातें जा रही हैं, ईवीएम का मुद्दा जा रहा है और अनेक मुद्दे चल रहे हैं। एक तरह से लोकतंत्र खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने और बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उसको रोकने की जो जिम्मेदारी है, उनकी जो पार्टियां हैं, उनके जो समाज के आधार पर जो निर्मित हुई पार्टियां हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो मैं फिर से यही मंगल कामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस बार जो उपचुनाव में जो पार्टी अब लड़ने जा रही है तो उसमें जो है भारी मतों से जो है जीत हासिल करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और